सो एवरीवन स्टार्ट करें बेटा। यहाँ से हम चैप्टर 1 ऑफ द बुक 3 है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारी बुक का नेम है। और आपकी थर्ड बुक का चैप्टर 1 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी। आप इस पैराग्राफ को रीड कर रहे थे, तो ये तो जस्ट कॉमन थिंग्स लिखी हुई हैं। फर्स्ट पैराग्राफ रीड कर लिया आपने? एक बार फिर से रीड करो। हैविंग अंडरस्टूड का मीनिंग, आपने जब बुक 2 की थी बेटा, तो बुक 2 के अंदर आपने ये सब स्टडी कर लिया है कि पैसा कंपनी के पास कैसे आता है। कंपनी शेयर्स इशू करती है, डिवेंचर इशू करती है, वहां से कंपनी के पास पैसा कलेक्ट होता है। और उसके बाद कंपनी फंड रेज करने के बाद कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है। और 1 ईयर के एंड पे कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, इन विच दे शो कंटेंट फॉर्मेट्स एवरीथिंग। और इसमें सारे के सारे प्रिंसिपल फॉलो किए थे, कंसिस्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग। क्योंकि हमें एवरी ईयर अपनी पॉलिसीज प्रोसीजर्स को कांस्टेंट रखना होता है, चेंज नहीं करना होता। ये तो सब कॉमन बातें लिखी हैं, राइट। ये आप यहां से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बेसिक एंड फॉर्मल एनुअल रिपोर्ट्स थ्रू विच द कॉर्पोरेट मैनेजमेंट communicate financial information to its owner and the various external parties। बिकॉज यू नो कंपनी की मैनेजमेंट और ओनरशिप डिफरेंट है। तो कंपनी एवरी ईयर क्या करती है, इन बेसिक स्टेटमेंट्स के थ्रू। कौन सी दो स्टेटमेंट है बताओ एवरीवन? बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। हाँ, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट इज ए पोजिशनल स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस इज ए इनकम स्टेटमेंट। इनकम। इनकम स्टेटमेंट। तो इन दोनों के थ्रू हम एट द एंड ऑफ ईयर अपनी पोजीशन अपने शेयर होल्डर्स के साथ, डिवेंचर होल्डर्स या और जितने लोग भी क्रेडिटर्स हैं हमारे, बैंक, गवर्नमेंट, सबके साथ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन शेयर करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी शेयर करते हैं एवरीवन। तो ये बात ऊपर लिखी हुई थी। दी स्टेटमेंट्स आर द आउटकम ऑफ द समराइज्ड अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच कंक्लूजंस आर ड्रॉन। क्योंकि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं या एक्सटर्नल जो भी पार्टीज हैं, उनको जो भी कंक्लूजंस लेने हैं वो इन स्टेटमेंट्स पे बेस्ड हैं। तो दैट्स वाई दीज आर प्रेजेंटेड इन ए एनुअल रिपोर्ट। तो उसमें सबसे पहले जो स्टेटमेंट है दैट इज कॉल्ड, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ, क्या है बेटा उसका नेम? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ द कंपनीज। बैलेंस शीट ऑफ द कंपनीज एंड every company registered under every company registered under Companies Act 2013 shall prepare its balance sheet, statement of profit and loss and notes to count। ये तीन चीजें बेटा बनती हैं यहाँ पर। नोट्स टू काउंट्स थर्ड पार्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों के साथ नोट्स टू काउंट बनते हैं एज पर द रिवाइज शेड्यूल 3। ये कंपनीज एक्ट के अंदर ना स्केड्यूल्स बनाए हुए हैं और उसके अंदर थर्ड शेड्यूल में बैलेंस शीट दी हुई है इन ए प्रिस्क्राइब्ड मैनर। जैसा एक्ट में लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट कैसी होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर पिक्चर वो शो करे, फुल डिस्क्लोजर के ऊपर बेस्ड हो, हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शो करती हो, प्रेजेंटेशन स्टैंडर्डाइज्ड हो। वो एक फॉर्मेट बनता है यहाँ पे बैलेंस शीट का जो आपके सामने भी आ रहा है। बैलेंस शीट ऑफ द कंपनीज एज ऑन 31 मार्च एंड फर्स्ट हेडिंग क्या है बेटा? हाँ जी, याद है सबको? शेयर चैप्टर में भी किया था हमने। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। गुड। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर और पहला हेडिंग। फ्रेश कैपिटल, इशू कैपिटल एंड फ्रेश कैपिटल। हम्म।
स्क्रीन शो हो रही है आपको भी? तो शेयर होल्डर फंड, इक्विटी एंड लायबिलिटीज हमारा हेडिंग है एवरीवन। अब आपको देखो शेयर्स करने के बाद एटलीस्ट ये हेडिंग हमें आता है, शेयर होल्डर्स फंड। मोस्टली जब स्कूल्स में थर्ड बुक स्टार्ट करते हैं, दे स्टार्ट इन अप्रैल, जहां पे थर्ड बुक स्टार्ट होती है, तो स्टूडेंट्स को उस टाइम दे डोंट नो ना अबाउट द शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, तो वहां वो स्टार्ट करना ही गलत है, क्योंकि उनको सेकंड बुक नहीं आती अभी। बुक 2 के अंदर आपने शेयर और डिवेंचर्स को स्टडी करना होता है। उसको स्टडी करने के बाद आपको ये सब क्लियर हो जाता है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहला हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर होल्डर्स का पैसा है। तो शेयर होल्डर्स का पैसा कंपनी बस 3 तरह से होता है, वन एज ए शेयर कैपिटल, सेकंड एज ए क्या, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और थर्ड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। इन तीनों के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ है शेयर कैपिटल में। बाकी अब हम यहाँ पे और डिटेल में जाएंगे इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम हेडिंग देख लें, एक बार फॉर्मेट देख ले बैलेंस शीट का, फिर इसको स्टडी करना हमें कमिंग डेज में। उसके बाद है नॉन करंट लायबिलिटीज। हमारे पास बेटा 4 तरह की नॉन करंट लायबिलिटीज हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का मीनिंग जो पैसा हम लॉन्ग टाइम के लिए लोन पे लेते हैं, जैसे हम डिवेंचर से लोन लेते हैं, तो वो एक लॉन्ग टर्म लोन है आपके लिए। बैंक लोन इज ए लॉन्ग टर्म लोन, तो वो हम जो लेते हैं पैसा लॉन्ग टाइम के लिए, इट इज पेबल आफ्टर 5 ईयर्स 10 ईयर्स, तो वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, गवर्नमेंट के साथ हमारा अकाउंट सेटलमेंट होता है, कई बार हम टैक्स ज्यादा पे कर देते हैं, कई बार रिफंड होना होता है, इसका दोनों बैलेंस होते हैं, डेबिट भी क्रेडिट भी, बट इट इज नॉट योर सिलेबस। ये स्पेशली मेंशन होता है बिकॉज ये आप एज ए टैक्सेशन स्टूडेंट ही समझ पाओगे। तो आपको टैक्स सब्जेक्ट जब आएगा ग्रेजुएशन में, तब आपको इसके ऊपर आएगी सब डिस्कशन। अभी एज पर सीबीएसई सिलेबस आपके कंसर्न में नहीं है, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। स्पेशली मेंशन है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आपके पास थर्ड है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अगर हम डिवेंचर्स या बैंक लोन की बात छोड़ दें, तो कंपनी के पास और कई तरह की लायबिलिटीज होती है जो लॉन्ग टर्म हो सकती हैं, जो एम्प्लॉय से रिलेटेड हैं, वो हो सकती हैं। बट इनके अंदर क्या क्या कंटेंट्स है वो बाद में करते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये भी मोस्टली कंपनी के पास एम्प्लॉय से रिलेटेड हो सकता है, जैसे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड होता है, जो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं। पर मोस्टली बी सी डी होता ही नहीं, इसके अंदर बस एक ही पॉइंट चलता है बेटा, ये कौन सा, हाँ, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। उसके बाद है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी के सब हेडिंग चेक करो कौन कौन से हैं। सब हेडिंग बेटा क्या है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, जो पैसा हमें विद इन द 1 ईयर वापस करना है, वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है। बैंक ओवरड्राफ्ट इसमें मेन आ जाता है। ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। अदर करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आइटम्स होती है वो हम आगे करेंगे सब हेडिंग्स में। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, ये आते हैं इसके अंदर। तो 4 सब हेडिंग्स हैं करंट लायबिलिटीज के अंदर। फिर आते हैं हम एसेट्स के अंदर। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स है, उसमें फिक्स एसेट नंबर 1 पे आती है, जो एसेट्स की वैल्यू ज्यादातर केस में ज्यादा होती है, हायर वैल्यू होती है, और जिनकी लाइफ भी ज्यादा होती है। ऑब्वियसली जिनकी वैल्यू हायर है उनकी लाइफ ज्यादा होगी। तो फिक्स एसेट्स में 2 आते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। इसके अलावा 2 और हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मीनिंग है जब ये टेंजिबल एसेट्स बन रही होती है ना, जैसे लैंड बिल्डिंग बन रही है, अभी प्रॉपर ऑफिस बना नहीं है, तो उसके वर्क इन प्रोग्रेस वाले पार्ट को बोल देते हैं कि काम अभी चल रहा है। और अगर हम ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, इन सबको भी बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं अभी, जो दिखते नहीं है बट वो प्रोसेस में है अभी, ये हमारे लिए कोई और कंपनी बना रही है, तो उसको बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। या हमारे बिजनेस की नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो पैसा हमने बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टाइम के लिए। अब देखो डेफर्ड टैक्स एसेट यहाँ भी आ गई, ऊपर भी थी, ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी और यहाँ डेफर्ड टैक्स एसेट है। तो या तो पैसा हमने गवर्नमेंट को देना है टैक्सेशन के बिहाफ पे, या उनसे लेना है। अगर उनको देना है तो आपके लिए वो एक लायबिलिटी है, टैक्स लायबिलिटी।
अगर उनसे लेना है तो वो एसेट है, लेकिन दोनों ही चीजें आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं आता। तो मोस्टली इसके अंदर क्या रहता है, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल इंटेंजिबल, और दूसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस हैं, अगर आपने लोन किसी को दिया है, जैसे आप बोरिंग्स करते हो तो ऊपर आ गई लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, नॉन करंट लायबिलिटीज का पार्ट थी, ऊपर देखो ये रही लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लेकिन अगर आप किसी को लॉन्ग टाइम के लिए लोन देते हो, एडवांस देते हो, तो वो बन जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। फिर अदर नॉन करंट एसेट्स, जो एक्चुअल फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसके अलावा अगर हमने किसी से पैसा लेना है, ये मोस्टली होता है जैसे हमारे पास 2 या 3 साल के डेटर्स हैं, डेटर से हमने 2 साल के बाद पैसा लेना है, तो वो इसमें आ जाएगा। तो इसमें ज्यादातर आइटम्स होती नहीं है। आगे है करंट एसेट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये आपके लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, जहां पैसा आप 2-3 मंथ्स के लिए लगाते हो। ये मोस्टली मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं, जिनको हम कभी भी मार्केट में सेल कर सकते हैं, जहां पैसा हमने शॉर्ट टाइम के लिए बनाया। अगर 6 मंथ्स की आपने एफडी बनाई है, फिक्स डिपॉजिट, वो भी बेटा इसी में आ जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट में। उसके बाद है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में क्या आएगा, स्टॉक, हमारी गुड्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस। मैं डिटेल में जा रहा अभी, क्योंकि एक एक हेडिंग के ऊपर हमने बहुत डिटेल में बात करनी है। जस्ट हम एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल में क्या आएगा, ट्रेड रिसीवेबल में क्या आएगा, हमारे डेटर्स जो हैं, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, जहां से हमने पैसा लेना है, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो पैसा कैश या कैश के इक्विवेलेंट, जैसे बैंक में जो पैसा पड़ा है वो कैश के इक्विवेलेंट है, वो सारा इसमें आ जाता है। फिर आते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो पैसा शॉर्ट टर्म के लिए हम लोन देते हैं। जैसे ऊपर जो था वो था लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लेकिन अभी है शॉर्ट टर्म, मीन जो पैसा हम शॉर्ट टाइम के लिए लगाएंगे बिजनेस में, सॉरी बिजनेस के बाहर हम किसी को लोन पे देंगे, लेकिन वो पैसा विद इन द 1 ईयर हमें वापस आ जाएगा। तो जब हम अपने एम्प्लॉयज को लोन देते हैं 6 मंथ्स के लिए, 8 मंथ्स के लिए, तो वो इसमें आ जाता है। या कंपनी आगे किसी अपनी ब्रांच को लोन देती है। अदर करंट एसेट्स में काफी कुछ आएगा, जो पैसा रिकवरेबल है, या आपने कोई एडवांस दिया है, या पैसा अभी आने वाला है, जैसे इंटरेस्ट अभी एक्रूड है, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो वो अदर करंट एसेट्स का पार्ट है। तो ओवरऑल बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखिए आपके सामने बेटा। पहला आपका जो वर्क है ना आज एज ए होमवर्क, सुन लीजिए एवरीवन, वो है बेसिक स्ट्रक्चर को याद करना बैलेंस शीट के। देख लो बेटा, मेघा, अंकिता, अंश, दक्ष, दृष्टि, सुकुमन, हिमित, महेश, मेघा, निकुंज, आप लोगों को अभी ऑनलाइन क्लास में। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है जो बेटा आपको यहाँ पर याद करना है। तो पहले इसको याद करते हैं। सुनाओ भी एवरीवन, जस्ट इन कलेक्टिव फॉर्म बोलो सब लोग साथ साथ में। फर्स्ट हेडिंग क्या है, उसके अंदर क्या क्या आएगा, पहले हेडिंग देंगे, सब हेडिंग नहीं बोलने। उसके अंदर आएगा शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा हाँ शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये क्या है, आपने एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ली शेयर होल्डर से, लेकिन आपने उनको अलॉटमेंट नहीं की। अलॉटमेंट मींस एप्लीकेशन मनी लेने के बाद कंपनी का ईयर क्लोज हो गया, 31 मार्च आ गया बेटा। मींस होता है ना, एप्लीकेशन मनी रिसीव होने के एक टाइम के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, वहां पे शेयर अलॉट किए जाते हैं। अब देखो ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है, नहीं तो जब बुक 3 हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं आता होता। बट अभी बुक 2 करने के बाद, एटलीस्ट शेयर चैप्टर करने के बाद आपको ये सब पता है कि एप्लीकेशन मनी के बाद सेकंड स्टेप क्या है, शेयर्स अलॉट करना। तो अगर कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं करती तो उसको बोलते हैं पेंडिंग अलॉटमेंट। वो पैसा जो कंपनी के पास पड़ा है, वो पैसा अभी शेयर कैपिटल बना नहीं है, इसलिए बेटा इसको हमने शेयर होल्डर फंड के पार्ट में नहीं इंक्लूड किया। शेयर होल्डर फंड में 3 चीजें हैं, शेयर कैपिटल, जो कंपनी के पास रिजर्व्स एंड सरप्लस है वही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सीआरआर, और या फिर कंपनी ने शेयर वारंट इशू किए हैं। वो कंपनी को जब कई बार जल्दी पैसे चाहिए होते हैं ना, तो कंपनी जल्दी में शेयर वारंट इशू कर देती है, फिर बाद में शेयर वारंट को हम शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर वारंट को। फिर नंबर 2 है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट।
ये पैसा आपको बता दिया जो एज ए एप्लीकेशन मनी हमारे पास पड़ा है, लेकिन अलॉटमेंट पेंडिंग है। थर्ड पार्ट बेटा, हाँ जी बेटा। उसके बाद थर्ड है नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर करंट लायबिलिटीज। तो बैलेंस शीट के 4 हेडिंग्स हैं, बताइए कौन कौन सी होगी 4 हेडिंग्स? हाँ, तो जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज है वो तो हमारी बैलेंस शीट का हेडिंग है। जैसे हम बोलते थे पहले लायबिलिटीज बोलते थे, तो बैलेंस शीट जो कंपनीज की होती है उसमें जो हेडिंग है वो है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और उसके अंदर जो फिर सब हेडिंग्स हैं, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, वो उसके हेडिंग्स हैं। जो मेन हेड है जो बोलते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, तो अब उस लायबिलिटी साइड का नेम है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। उसके बाद नंबर 2, एसेट्स में कौन सी 2 एसेट्स हैं? करंट एसेट्स, ठीक है। अब हम सब हेडिंग्स में आते हैं। शेयर होल्डर फंड की 3 सब हेडिंग्स है, कौन कौन से बोलो? हाँ, 3 है हमारे पास, ठीक है। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। नॉन करंट लायबिलिटीज में 3 सब हेडिंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी छोड़ सकते हो, उसको याद नहीं करना अपनी। बाकी 3 कौन से रह गए? हम्म, और करंट लायबिलिटीज में चारों कौन से हैं? हम्म, ओनली 3 स्टूडेंट्स ही बोल रहे हैं बेटा, बाकी सब लोगों ने म्यूट किया हुआ है अभी भी माइक। अनम्यूट करके पार्टिसिपेट करो, याद करना हमने सब ये। इंडिविजुअली मैं सुनूंगा नेक्स्ट क्लास में सबसे। आगे एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट्स कितनी है पहले चेक करो। ए, बी, सी, डी, ई, मीन्स 5 हैं। 5 हमारे पास नॉन करंट एसेट्स हैं। तो बताइए, बोलो कौन कौन सी है बेटा? हम्म, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ इसके जो फिक्स एसेट्स वाला हेडिंग है ना, उसमें 4 सब हेडिंग्स हैं। यार ना, फिक्स एसेट्स के अंदर 4 सब हेडिंग्स हैं। टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ये 4 सब हेडिंग्स हैं इसके अंदर। उसके अलावा बाकी सब सिर्फ हेडिंग्स है, इसके सब हेडिंग गिवन नहीं है। इनके सिर्फ मीनिंग्स है जो हम आगे देखेंगे। अब करंट एसेट्स 6 आइटम्स है बेटा, कौन कौन सी जल्दी बताओ। हम्म, यस, ये अब देखिए, अब हम इसके डिटेल में जाएंगे। अब हर चीज की डिटेल में जाते हैं। आइटम्स अपीयरिंग अंडर इक्विटी एंड लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट। अब हम इतना तो याद हो चुके हैं एवरीवन। शेयर होल्डर फंड है और उसके अंदर क्लासिफिकेशन है, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव्ड, ये हमें पता है। अब शेयर कैपिटल की आगे डिस्क्रिप्शन आएगी बहुत डिटेल में।
याद है आपको, हमने ये बैलेंस शीट की भी थी शेयर शेयर चैप्टर में। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है, और इसमें जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल का नंबर 1 आता है जिसके 3 नाम हैं। क्या नेम है बेटा 3 शेयर कैपिटल के? सबसे पहले जो फर्स्ट आता है ऑथराइज्ड या नॉमिनल। 3 नेम है इसके, लास्ट क्लास में जैसे एक बार डिस्कशन हुई थी हमारी, ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड या नॉमिनल। अब उसके अंदर पहला जो है वो है इश्यूड कैपिटल। फर्स्ट है इश्यूड कैपिटल। ये वो शेयर्स हैं जो हमने पब्लिक को, वेंडर को या प्रमोटर्स को, तीनों को इशू किए हैं। ये तीनों शेयर्स, बेटा एक और क्वेश्चन किया था ना ये, या किसी आई थिंक व्हाट्सएप मिला था मुझे, कि क्या ये तीनों ऑथराइज कैपिटल का पार्ट है? यस। ऑथराइज कैपिटल में जितने शेयर्स भी मेंशन हैं, जितने शेयर्स भी मेंशन हैं, उन शेयर्स के 3 सब पार्ट्स हैं। इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड, पेड अप। लेकिन जब हम इशूड में जाते हैं तो इशूड में 3 तरह के लोगों को हम इशू कर सकते हैं। या तो पब्लिक को इशू करते हैं, या स्पेसिफिक कोई वेंडर है जिससे हमने कोई एसेट परचेज किए हैं, या फिर हम सिग्नेटरीज हैं, हमारे प्रमोटर्स हैं, उनको इशू करते हैं। तीनों को जब हम इशू करते हैं वो तीनों ही ऑथराइज कैपिटल में से इशू हो रहे हैं, उसी का पार्ट है। ठीक है, ये हमारा एक ऑफर है। इशूड कैपिटल हमारा एक ऑफर है जो हम अपने शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। लेकिन उसमें से वो कितने सब्सक्राइब करेंगे? वो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जिसमें 2 पार्ट्स आते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल। दूसरी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड कैपिटल। ये सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है। इसके 2 पार्ट है। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल कौन सी थी, याद है किसी को? एनीवन? याद नहीं किसी को भी? हम्म अगर हमने किसी को 10 रुपए फुली कॉल्ड कर दिए, अगर एक शेयर 10 रुपए का है और आपने फाइनल कॉल भी कर दी, और वो शेयर होल्डर्स पे कर देते हैं, तो वो लोग यहाँ आते हैं जिनसे हमने 10 रुपए फुली कॉल कर लिए हैं। फुल फेस वैल्यू हैज बिन कॉल्ड अप इंक्लूडिंग फाइनल कॉल एंड दे हैव पेड ऑल द कॉल्स। वो लोग यहाँ आते हैं। इसके अलावा कोई भी कैटेगरी हो बेटा, जैसे आपने अगर 2 रुपीज की फाइनल कॉल अभी नहीं की, या आपने फाइनल कॉल कर दी बट उन्होंने पे नहीं की, वो हर केस नीचे आ जाएगा, सब्सक्राइब बट नोट। ऊपर है सब्सक्राइब एंड काट के क्या लग जाता है, बट नोट फुली पेड कैपिटल। सिर्फ एंड कट के बट नोट लगता है। ये शेयर कैपिटल की डिस्क्रिप्शन है। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा इस पार्ट पे आएगा, शेयर कैपिटल के। इशूड, सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड में 2 हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। सब्सक्राइब्ड नॉट फुली पेड। लेकिन इसके अंदर 2 चीज होती है बेटा, हम कॉल्स इन एरियर माइनस कर देते हैं। जो पैसा कॉल्स इन एरियर का नहीं आया अभी हमारे पास, तो फिर हमारी जो कैपिटल आती है वो कौन सी आती है, पेड अप। कौन सी आती है, पेड अप कैपिटल। बिकॉज कॉल्स इन एरियर यहां तो हो सकते, इस वाले पार्ट में हो सकते, क्योंकि ये तो फुली पेड अप है। लेकिन कॉल्स इन एरियर कहाँ हो सकती है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड के अंदर। तो जैसे ही आप कॉल्स इन एरियर को माइनस करोगे एवरीवन, और एक और चीज ऐड होती है, याद है किसी को क्या ऐड होता है यहाँ पे? हाँ, वेरी गुड, शेयर फॉर फ्यूचर काउंट का बैलेंस। तो जैसे आप शेयर फॉर फ्यूचर काउंट को ऐड करते हो और ये माइनस कर देते हो कॉल्स इन एरियर, तो यू गेट आंसर। क्या आंसर आता है आपके पास, पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल से हम पेड अप कैपिटल बन जाते हैं, जो पैसा शेयर होल्डर ने पे किया है। इन सब के ऊपर नोट्स टू काउंट्स बनते हैं जहां पर ये सब शो किया जाता है। ठीक है, ये सारा शो करने के बाद फाइनल जो ये आंसर है, ये वाला आंसर जिसमें सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड कैपिटल है, इन दोनों को हम ऐड करके यहाँ ऊपर यहाँ ले जाते हैं
और यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं शेयर कैपिटल की। इसे दोनों आ गई, सब्सक्राइब एंड फुली पेड, दूसरी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। फिर तो एग्जांपल्स दी हुई हैं, अब इसका कोई रोल नहीं है। सेकंड हेडिंग आता है बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये अब एवरीवन नोट करोगे सब लोग। देखो बेटा साथ साथ में कुछ नोट्स बनाने हैं आपको। वैसे तो ये नोट्स बने हुए हैं लेकिन इसके अंदर से आपको मेन मेन चीजें निकालनी है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या क्या आते हैं। नंबर वन, नोट करो एवरीवन। नहीं आ चुके हैं, आ चुके हैं। वेट करें। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर नंबर वन, फर्स्ट कैपिटल रिजर्व, नंबर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। नोट कर ली बेटा सबने, नोट कर रहे हो। लिख लो एक बार सब लोग। लिख लिया बेटा। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व CRR, फिर उसके बाद है SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व DRR, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये एम्प्लॉयज की होती हैं स्टॉक ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, फिर अदर रिजर्व्स जनरल रिजर्व सब्सिडी रिजर्व्स, फिर कोई भी रिजर्व, रिजर्व फंड जैसा ना एक रिजर्व फंड होता है, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, सब्सिडी रिजर्व, कुछ भी ऐसा आता है फिर उसके बाद। ये रिजर्व्स है हमारे। तो बेटा आपको ना ये सीक्वेंस में याद करने हैं, इसी सीक्वेंस में आपको ये सारे रिजर्व्स याद करने हैं। अब देखो इनमें से किसके का मीनिंग आपको क्लियर है एवरीवन। बेटा कैपिटल रिजर्व का मीनिंग क्या था, जो कैपिटल गेन्स पे बनता है, कंपनी को कोई प्रॉपर्टी बेच के गेन होता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ऑन लैंड, ऑन फर्नीचर, ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कोई भी एसेट्स या लायबिलिटीज पे कंपनी को अगर कोई गेन होता है तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म गेन, कैपिटल रिजर्व। फिर दूसरा आता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व CRR। ये आपको बताया था कि जब कंपनी ने शेयर्स रिडीम करने होते हैं, जब अपने ही शेयर्स कंपनी बाय बैक करती है या कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा वापस करती है, रीपेमेंट करती है उनकी, तो रिडम्पशन करती है जब कंपनी, तो वहां पे बनता है CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व CRR। थर्ड है SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व।
ये तो आपको पता ही है, हम अपने शेयर होल्डर से लेते हैं फेस वैल्यू से ऊपर जो भी अमाउंट होती है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये डिवेंचर्स को जब रिडीम करते हैं, ये आपका वो जो सेकंड बुक में चैप्टर नंबर 3 है ना, रिडम्पशन डिवेंचर्स, वहां पे आपको आएगा ये DRR, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। जब हमने डिवेंचर्स को रिडीम करना होता है, मींस जब हमने डिवेंचर होल्डर्स का पैसा वापस करना होता है, रीपेमेंट करनी होती है, तब हम ये रिजर्व बनाते हैं, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो अगर हमने शेयर होल्डर का पैसा वापस करना है, प्रेफरेंस शेयर्स का या इक्विटी शेयर्स का, तो कौन सा रिजर्व बनता है, बोलो? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, CRR। और डिवेंचर होल्डर करना हो तो DRR, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो इसको याद ऐसे करने हैं, CR, CRR, SPR, DRR। शॉर्ट फॉर्म में बोलोगे तो सीक्वेंस याद हो जाएगा। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व तो इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। स्टॉक ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, तो ये अपने एम्प्लॉयज को जब हम स्वेट इक्विटी शेयर्स, याद है आपको, जब हम अपने एम्प्लॉयज को स्वेट इक्विटी शेयर्स का ऑफर देते हैं डिस्काउंट पे, तो उस टाइम जितना डिस्काउंट हम उनके लिए अपने पास क्रेडिट करते हैं एज ए लायबिलिटी, ये वो है स्टॉक ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो ये एक अकाउंट है, ये भी दोनों बहुत रेयर हैं। तो मेन आपके पास चार ही हैं, CR, CRR, SPR, DRR। फिर आते हैं अदर रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, सब्सिडी रिजर्व, ये अदर रिजर्व्स हैं बेटा। देन आपके पास आता है सरप्लस का बैलेंस। अब सरप्लस के दो बैलेंस होते हैं, एक सरप्लस का पॉजिटिव बैलेंस है और दूसरा सरप्लस का नेगेटिव बैलेंस है। जो सरप्लस का पॉजिटिव बैलेंस है वो तो आपके पास इस साल का प्रॉफिट है, एंड दैट प्रॉफिट विल बी यूज्ड एज डिविडेंड। कंपनी उस प्रॉफिट को एज ए डिविडेंड, एज ए बोनस शेयर्स, कुछ भी, बाकी करंट ईयर के प्रॉफिट का हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो डिविडेंड देती है शेयर होल्डर्स को, रिजर्व्स में ट्रांसफर करती है, शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स भी मिलते हैं इसमें से। पर अगर इसका नेगेटिव बैलेंस हो, डेबिट बैलेंस मीन्स अगर कंपनी को लॉस हो जाए, तो लॉस भी यही रहता है, बट वो एज ए नेगेटिव फिगर रहता है, गॉट इट ना, वो फिर रिजर्व्स के टोटल में से माइनस हो जाएगा। अगर सरप्लस का पॉजिटिव बैलेंस है मीन्स प्रॉफिट्स हैं, तो वो ऐसे ही रहेंगे यहाँ पे। अगर नेगेटिव बैलेंस है तो वो एज ए नेगेटिव बैलेंस टोटल में से माइनस हो जाएगा, पर रहेगा यहीं पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस के दो बैलेंस हो सकते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। आप इसको एक बार रीड कर लो, इन तीन स्टेटमेंट्स को, एवरीवन रीड दीज थ्री स्टेटमेंट्स। चलिए रीड बेटा, ये क्या लिखा है, रिजर्व स्पेसिफिकली रिप्रेजेंटेड बाय, क्या लिखा आगे, ईयरमार्क क्या होता है, मींस जो स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, RBI के अकॉर्डिंगली, सेबी के अकॉर्डिंगली, कुछ हमारे पास स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स हैं मार्केट में जहां पे हम पैसा लगा सकते हैं, तो वहां ईयरमार्क्ड इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं उसको। अगर आप अपने रिजर्व्स का पैसा वहां इन्वेस्ट कर देते हो, जैसे आपको आता था ना NPO चैप्टर में, हम कुछ रिजर्व्स को कहीं इन्वेस्ट कर देते थे, तो उस टाइम फिर उस रिजर्व को फंड बोल देते हैं, जैसे रिजर्व फंड, इसका मीनिंग ये पैसा हमने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है आगे, दैट इज कॉल्ड रिजर्व फंड। डेबिट बैलेंस को बता ही दिया, अगर डेबिट बैलेंस होगा तो वो फिर एज ए माइनस फिगर
हम सरप्लस हेडिंग में शो करेंगे, और वो नेगेटिव बैलेंस को माइनस करके जो रिजर्व सरप्लस का फाइनल आंसर आएगा वो हम शो करेंगे बाहर रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंदर। जैसे आपके सामने बेटा ये एग्जांपल, अगर हमारे पास जनरल रिजर्व है 5 लाख का, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है 3 लाख, तो हम 5 लाख में से 3 लाख माइनस कर देंगे तो 2 लाख रह जाएगा, तो हम उसको 2 लाख शो करेंगे। तो हम अपने नेगेटिव लॉस को माइनस करके ही बैलेंस दिखाते हैं, फाइनली जो दिखाते हैं। ये सब अब तो यहाँ से नेक्स्ट ये बेटा रीड करो, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। फिर एक हमारा हेडिंग कंप्लीट हो गया आज। आज टाइम लिमिटेड था, इतना ही कर पाएंगे। फिर कल एक 1 आवर की क्लास रखेंगे बेटा। आप तो इंस्टीट्यूट से चलेंगे क्लासेस, सेटअप यार सारा यहाँ लग गया है, तो कल हम टाइम सेट कर सकते हैं इवनिंग में 5 ओ क्लॉक। फ्री हो सब लोग? 5 ऑनवर्ड्स कभी भी आप देख सकते हो टाइम, व्हाट्सएप पे का देख लेंगे। 1 आवर की क्लास कल लगा लेंगे ना, आज हमारे पास इतना ही टाइम था 45 मिनट्स, तो कल एक 1 आवर की क्लास लगाते हैं। परसों तो क्लास होगी आपकी सेम 3 to 4:30। अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे सेटअप की, कुछ एक रह गई हैं, बट अभी बाकी तो ठीक हो गया है। आपके साथ हम ऑनलाइन हो सकते हैं, परसों तक ठीक हो जाएंगी सारी चीज़ें जो भी हैं अभी पेंडिंग। शेयर वारंट्स क्या हैं? A share warrant is a financial instrument which gives holder the right to acquire equity share। देखो, जब कंपनी को जल्दबाजी में पैसा चाहिए होता है तो कंपनी शेयर होल्डर को एक बार वारंट इशू कर देती है जिसके अगेंस्ट कभी भी वो शेयर इशू करवा सकता है। तो ये वारंट्स हम कंपनी को वापस कर देंगे और इनको हम शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं कभी भी। तो हम इसको एक एज ए सेपरेट आइटम शो कर देते हैं, लेकिन होते ये शेयर इक्विटी शेयर्स के अगेंस्ट ही हैं। मीन जब कंपनी के पास टाइम नहीं होता ना इश्यूज करने का, जैसे एक एप्लीकेशन मनी रिसीव करना, या कंपनी को जब पैसा एकदम से चाहिए होता है तो कंपनी फिर इशू ऑफ शेयर्स में नहीं जाती, सीधा शेयर वारंट इशू कर देती है और जितने पैसे चाहिए कंपनी को वो रिसीव कर लेती है शेयर होल्डर से, बाद में उनको शेयर्स इशू हो जाते हैं। तभी इसका नाम है शेयर वारंट्स विच गिव्स राइट टू एक्वायर इक्विटी शेयर्स लेटर ऑन। क्योंकि इसके अगेंस्ट अभी शेयर्स अलॉट करने हैं, इसलिए हम इसको अलग से दिखाते हैं। और बेटा लास्ट है आज का, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसको रीड कर लीजिए, ये आपको समझाई दिया था। कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ली है, बट जैसे एप्लीकेशन मनी रिसीव की से एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की लास्ट डेट थी 28 मार्च, तो रिसीव करते ही 31 मार्च को क्लोजिंग डेट आ गई बैलेंस शीट की, तो वहां हमें बैलेंस शीट बनानी थी। तो वो जो पैसा हमें एप्लीकेशन मनी के एज ए मिला है वो पैसा हम क्या दिखाएंगे, वो एज ए लायबिलिटी दिखाएंगे ना, तो उसको हम अलग से दिखा देते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है ये, या कोई डाउट है इसमें? कहाँ पर, क्या कहाँ पर? कोई बात नहीं बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, यहीं तक कर लो आज आप इसको फाइनल। तो आज हमने शेयर होल्डर फंड को फाइनल कर लिया, जिसमें 3 सब हेडिंग्स थी, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और थर्ड क्या है? नहीं नहीं, थर्ड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो बेटा हमने सिर्फ फर्स्ट हेडिंग क्लियर कर लिया, हेडिंग नंबर 1 जिसका नेम क्या है? जिसका क्या नाम है बेटा? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में 3 चीजें हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। बस तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, कल 1 आवर की क्लास लगा लेंगे। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट से लेकर हम करंट लायबिलिटीज तक कर लेंगे आई थिंक 1 आवर में। ठीक है, तो आज प्रॉपर क्लास होती तो हम यहाँ तक कर लेते, बट वो कल लगा लेंगे टाइम। परसों ये बैलेंस शीट वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, एसेस को भी कर लेंगे थर्सडे क्लास में, और सैटरडे को फिर हम इनके हेडिंग सब हेडिंग्स की ऊपर बात करेंगे, उसके अलग से क्वेश्चन बनाए हुए हमने यहाँ पर नोट्स के अंदर। ठीक है बेटा, क्लास ओवर कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो गया 5 बजे। ओके, वेलकम बेटा। ओके।
ओके ओके।